हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2015 में यूपीएससी में जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भाई रॉलेट सत्याग्रह भारत कब आया था। देखिए, भारत में आया था 1919। अच्छा, इस सत्याग्रह के अंतर्गत एक और बात की गई थी। वह बात यह थी कि भाई जो भी भारतीय थे, नेता थे, इनको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, मतलब जब भी चाहे किसी भी भारतीय को इस कानून के अंतर्गत क्या किया जाता था, जेल में डाला जा सकता था। और देखिए, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। और इस विरोध में क्या हुआ था, इस विरोध को आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा, देखिए, इसी को क्या कहते थे, इसी को बोलते थे काला कानून। अब हम देखते हैं कि भाई ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। तो देखिए, पहला दिया गया कि रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा जो दिया गया है, दूसरा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो देखिए, दूसरा भी सही हो गया है। अब तीसरा दिया है कि देखिए, तीसरा में दिया है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। तो साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, 1928 में इसका विरोध किया गया था। और ये जो रॉलेट एक्ट है ये कब है, 1919 में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है कि गलत है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। देखिए, ऑप्शन कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ से हमारा बी सही हो गया है। अब देखिए, हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो देखिए, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धन निष्कासन के सिद्धांत को पढ़ा था, उस समय हम लोगों ने जो भी आर्थिक उपनिवेशवाद थे इनके बारे में समझा था। तो देखिए, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ये भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, आर.सी. दत्त, इन तीनों को भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। तो इस तरह हमारा तीनों ऑप्शन जो है सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वह यह है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं भाई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, आचार्य नरेंद्र नाथ ने किया था। अच्छा, कहाँ पे किया था, लखनऊ में किया था। अब इसकी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। और दूसरा दिया कि यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तो देखिए, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, सबसे पहले हम सर्वहारा वर्ग जो है, देखिए सर्वहारा वर्ग का संबंध किससे है, मार्क्सवाद से है। और ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ये मार्क्सवाद और गांधीवाद इन दोनों की संयुक्त विचारधारा पर काम करने वाली थी, संयुक्त विचारधारा पर चलती थी। तो देखिए, ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ सर्वहारा वर्ग यानी कि मार्क्सवाद की बात किया गया है। और देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा इसने कहा है कि इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा भाई सही हो जाएगा, तीसरे का सही हो जाएगा डी, कोई नहीं। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है ना, इसमें जो थे विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले क्या, केंद्रीय विषय, दूसरा प्रांतीय विषय। अच्छा, और प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था हस्ताक्षरित विषय और दूसरा कौन था, आरक्षित विषय। इसको क्या बोलते हैं, हस्तांतरित विषय, और दूसरा आरक्षित विषय। अब हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहले क्या दिया कि न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच का पृथक्करण। तो ए ऑप्शन गलत है। और बी दिया है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो देखिए, इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय इन 2 विषयों की बात की गई है, 2 सरकारों की बात की गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो 1919 का नियम है, इसी के अंतर्गत और किसका गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग, इसका भी गठन किया गया था। और जो ये पृथक निर्वाचन पद्धति है, इसमें क्या किया गया था कि सिख जो हैं, सिख के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए, ईसाई के लिए, इन सब के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को शुरू कर दिया गया था। तो इस तरह हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ गए हैं किस पे, 5वें क्वेश्चन पे। तो देखिए, 5वें क्वेश्चन पे 2 चीज़ें दी गई हैं। ये जो है मध्यकालीन राज्य है और ये वर्तमान वाला दिया गया है। तो चंपक जो है, मध्यकालीन में जिसको चंपक बोलते थे, आज के टाइम में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चंबा, मध्य भारत नहीं बोलते हैं। और देखिए, दूसरा जो है
इसको मध्यकाल में क्या बोलते थे भाई? दुर्गर। तो आज के टाइम में इसको जम्मू बोलते हैं, तो ये वाला बी वाला जो है सही है। और जो तीसरा कुलूत दिया गया है, कुलूत को आज के टाइम में बोलते हैं कुल्लू। और यहाँ पे देखिए मालाबार दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया है और पहला भी गलत हो गया, सिर्फ दूसरा सही है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन हमारा सुमेलित हो गया। अब आगे हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 6 हमारा क्या है? इसमें दिया गया निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो आप हमें एक बात ये बताइए कि बुद्ध जो हैं इनको भाई ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में प्राप्त हुआ था। और जो बोध गया है उस समय किसके अंतर्गत था? मगध साम्राज्य के अंतर्गत था। तो हमारा क्या हो गया? मगध सही हो गया। और एक चीज़ है कि जो कौशल का राजा था, कौशल नरेश का क्या नाम था? प्रसेनजित। प्रसेनजित को भी बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। इस तरह हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। जो अवंती है और गांधार है, इन दोनों का संबंध बुद्ध से नहीं है। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन सही हो गया है। अब हम लोग आगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन दिया है कि बाबर के भारत आने के फलस्वरूप, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप मतलब बाबर के आगमन की बात की जा रही है। देखिए पहला जो दिया गया है, पहला दिया गया कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो देखिए भारत जो बाबर था, इसने इसका जो पहला आक्रमण था 1526 में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इसने देखिए इसमें इसने बारूद का प्रयोग किया था, लेकिन जो उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग था वह 14वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया है। अच्छा, अब दूसरा दिया कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई। तो देखिए दोस्तों, जो मेहराब और गुम्बद है, इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध है सल्तनत काल से। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। अब हम लोग आगे किस पे? तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो देखिए जो बाबर था ना, बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की। और ये जो मुगल हैं ये दो वंशों से मिले थे। इधर देखिए, इधर कौन था? इधर थे पिता, और इधर जो थी वो माता थी। जो पिता थे ये तैमूर वंश से थे, और जो माता थी ये चंगेज खां वंश से थे। और जो मुगल थे, जो बाबर था, वो अपने आप को किसका वंश मानता था? तैमूर वंश का मानता था। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? सही हो जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन अब किस में दिया गया है? कौन सा सही उत्तर चुनिए? तो भाई बी वाला, केवल 3 सही है। अब हम लोग किस पे आ गए? 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भाई इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो देखिए जिस समय महात्मा गांधी गुजरात में नमक कानून को तोड़ रहे थे, उस समय तंजौर पर नमक कानून को कौन तोड़ रहा था? तो देखिए ये कौन है? ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो देखिए जो राजगोपालाचारी जी थे, इन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा को कवर किया था। और रास्ते में इन्होंने क्या किया? जो भी शराब के दुकान थे उस पर धरना दिया, और विदेशी जो भी कपड़े थे उनका बहिष्कार भी किया था। तो हमारा देखिए 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, राजगोपालाचारी। अब हम लोग किस पे आगे हैं? अपने 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम यह समझते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना। तो ये बात हो रही है किसकी? विजयनगर की। तो अब आप हमें ये बताइए कि भाई विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। अच्छा, कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। अब हम इसी ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पे है। तो पहले अमोघ वर्ष दिया है, तो ये तो है नहीं। दूसरा बल्लाल द्वितीय दिया, ये भी नहीं है। अब इसमें दिया तीसरा क्या? क्या दिया? हरिहर प्रथम। तो देखिए यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अब हम लोग किस पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो देखिए जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी कौन? एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917 में लखनऊ अधिवेशन में बनी थी। अब देखिए, अब दूसरी बात यह है कि जो सरोजिनी नायडू है ना, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और ये 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्षा बनी थी। अब इस तरह हमारा क्या हो गया? पहला क्वेश्चन जो पहला दिया गया है ये वाला गलत हो गया है। अब दूसरे पे हम आ जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो देखिए जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये 1987
ये मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें जो था, इसमें यही अध्यक्ष बने थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयब जी का जो संबंध है ये कांग्रेस की स्थापना से भी है। मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस सदस्यों में एक सदस्य कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग आगे किस पे आगे हैं? अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे, जो दिया गया है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। सबसे पहली बात ये बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को आ गया था भारत। अब देखिए अब इसके बारे में क्या है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो कैबिनेट मिशन है इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी, लेकिन इसने यह भी कहा था कि भाई जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत हैं इनको यह अधिकार दिया गया है कि ये जिसमें चाहें अगर भारत में मिलना चाह रहे हैं तो भारत में मिल सकते हैं। तो देखिए यही एक रीज़न था कि इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध इसलिए कहा कि भाई जो भारत व संघ ही रहेगा, आपने तो ये कह दिया ना कि ये चाहें तो इसमें मिल सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य प्रांत, लेकिन हमको मिलाना है। तो इस तरह हमारा जो ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखिए बी क्या दिया, दूसरा क्या दिया है, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। तो देखिए दूसरा गलत है। और तीसरा, इसने ICS और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो तीसरा भी गलत है। अच्छा, कैबिनेट मिशन के संबंध में एक बात और भी है कि जो संविधान सभा बनी थी वह कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही बनी थी। इस तरह हमारा क्या है, ए ऑप्शन सही है। अब इसमें दिया क्या गया है, प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, तो केवल एक सही हो गया। अब हम आगे अपने किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है उसमें क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो देखिए जो पहले राजा महाराजा होते थे ये क्या करते थे कि अपनी ज़मीन के कुछ टुकड़ों को थोड़ा सा दान कर देते थे, नीचे के लोगों को दे देते थे, और इन्हीं को क्या बोला जाता था, सामंत। ये जो सामंत थे इस पर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होता था उसको करते थे, राजस्व भी लेते थे यहीं से, और शासन प्रशासन भी देखते थे। अब हम इनके बारे में समझते हैं कि देखिए इसमें दिया गया कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल, यहाँ पे दुर्बल दिया है, प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि भाई भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि यह भूमि से संबंधित आर्थिक प्रणाली थी। अच्छा, तीसरा ऑप्शन जो हमारा दिया कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध था। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। यहाँ से देखिए स्वामी और दास संबंध। तो हम देख कह रहे हैं हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए 13वां जो क्वेश्चन हमारा है उसमें निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो देखिए जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के विभाजन के खिलाफ में क्या चला, इसके खिलाफ में चला स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल उद्भव हुआ। तो देखिए यही जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। और कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद इसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की तीव्रता को लेकर क्या हो जाता है, कांग्रेस में एक विभाजन होता है 1907 ईस्वी में, सूरत का विभाजन, नरम दल और गरम दल। देखिए बात ये थी कि जो नरम दल वाले थे वह चाहते थे कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है इसको बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, और जो गरम दल वाले थे यह चाहते थे कि ये जो आंदोलन है इसको काफ़ी विस्तृत रखा जाए, विस्तृत क्षेत्र में रखा जाए। तो देखिए इसका जो हमारा 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए दोस्तों इस तरह हम लोगों ने 13 क्वेश्चन देख लिया है, और ये जो 2015 में आए थे क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट के, ये 13 क्वेश्चन ही थे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।